1 रुपया जमीन पर गिर जाए तो क्या तुम लोग उसे उठाओगे? तुम लोग शायद उसे बहुत कम समझकर झुकने में आलस कर जाओगे, लेकिन मैं तो जमीन पर पड़े एक एक पैसे को बटोरने के लिए तड़पता रहता हूँ। पैसे बचाने के लिए मैं यहाँ तक कि रास्ते पर बने बोर्ड्स का सहारा लेता हूँ। मैं महज 1 रुपए से पूरे 1 साल की साधना खरीद सकता हूँ। लेकिन मरते दम तक ही मुझे समझ आया कि किस्मत के हर एक तोहफे की कीमत पहले से ही बेहद भारी तय होती है। मुझे इस हाई लेवल मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आए 3 साल हो चुके हैं। बिना किसी बैकग्राउंड के मैं महज अपनी मेहनत के दम पर क्लास के टॉप 10 में आने वाला टॉपर बन गया। इस वक्त क्लास टीचर झाओ लितियान ने मेरी मेज पर एक एग्रीमेंट पटका और मुझे साइन करने के लिए मजबूर किया। एग्रीमेंट का कंटेंट बेहद सिंपल था। वो चाहते थे कि मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अपने आर्ट्स सब्जेक्ट के स्कोर का मालिकाना हक छोड़ दूं। इसके बदले में मुझे 10 लाख कैश का मुआवजा मिलना था और खरीदार क्लास का वही रईस लड़का लियू कियांग था जिसके पास अरबों की संपत्ति थी। मैंने उस पेन को हाथ तक नहीं लगाया। महज सिर उठाकर सोफे पर बैठे लियू कियांग को देखा। वो अपना सिर झुकाए फोन स्क्रॉल कर रहा था। उसे शायद मेरी नजर का एहसास हुआ। उसने सिर उठाया और मेरी तरफ देखकर एक बेहद शांत मुस्कान बिखेरी, लेकिन उसकी आवाज इंसान के रोंगटे खड़े करने वाली थी। क्लासमेट लू, शर्तों पर हम दोबारा बात कर सकते हैं। उसने तुरंत बात आगे बढ़ाई। 10 लाख कैश आज दोपहर तक ही तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। मेरा दिल धक से रह गया। 10 लाख! इस 3000 रुपए प्रति महीना एवरेज सैलरी वाली दुनिया में इस रकम को जोड़ने के लिए मुझे बिना खाए पिए 100 साल तक तड़पना पड़ता। लेकिन अब मुझे महज एक साइन करना था और ये सब मेरा होने वाला था। ठीक तभी क्लास टीचर ने अपना चश्मा थोड़ा ऊपर खिसकाया। लियू कियांग की ची ब्लड वैल्यू 9.8 है। अगर इसमें तुम्हारे आर्ट्स का स्कोर जुड़ जाता है तो ड्रैगन कंट्री की नंबर 1 मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में उसका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसके तुरंत बाद उनका लहजा बदल गया और वे बेहद गंभीर आवाज में बोले, लू कुन, तुम महज एक अनाथ हो। आर्ट्स में चाहे जितने भी अच्छे क्यों न हो जाओ, उसका क्या फायदा? ये दुनिया आखिरकार सिर्फ मार्शल आर्ट्स के योद्धाओं की ही दुनिया है। उनकी बातें एक कुंद चाकू की तरह मेरे दिल को एक एक करके चीर रही थी। बिल्कुल सही कहा। इन 3 सालों में मैं किसी भी दूसरे शख्स से कहीं बेहतर समझ चुका था कि एक योद्धा का स्टेटस कितना ऊंचा होता है। मैंने भी अपनी जान झोंक कर ट्रेनिंग की थी। हर दिन हर किसी से पहले उठता था और सबसे बाद में सोता था। लेकिन नतीजा क्या निकला? पूरे 3 सालों में मेरी ची ब्लड वैल्यू महज 0.5 से रेंग कर 0.8 तक ही पहुंच पाई, जो मार्शल आर्ट्स एग्जाम के पासिंग मार्क्स यानी 6 पॉइंट से कोसों दूर थी। अगले ही पल लियू कियांग ने अपना फोन नीचे रखा और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो मुझसे आधे सिर से भी ज्यादा ऊंचा था और उसकी आंखों में मुकम्मल तौर पर हिकारत भरी थी। मार्शल आर्ट्स, वो तो महज पैसों का खेल है। उसने घूरते हुए मुझसे कहा, तुम रोजाना नकली सिंथेटिक मीट चबाते हो और मैं हर दिन असली हाई क्लास मीट खाता हूँ। 100 साल पुराना सूप पीता हूँ। अगर मैं ये सीट तुम्हें दे भी दूं तो क्या तुम इसका खर्च उठा पाओगे? उसने उंगली बढ़ाकर मेज पर रखे एग्रीमेंट पर थपथपाया। यूनिवर्सिटी के अंदर मार्शल आर्ट्स की किताबें, दवाइयाँ, हथियार, भला कौन सी चीज मुफ्त मिलती है? तुम्हारे पास न कोई बैकग्राउंड है और न ही कोई रिसोर्स। महज एक खोखले जुनून के दम पर क्या कर लोगे? वो धीरे से मुस्कुराया और फिर अपना सिर हिला दिया। अगर महज मेहनत से ही सब कुछ होता तो फिर टैलेंट और खानदान की भला क्या जरूरत रह जाती? ये कुछ शब्द सचमुच सीने को छलनी करने वाले थे। मेरी मुट्ठियां कस गईं, नाखून मांस में धंसने लगे। मेरा मन कर रहा था कि इस एग्रीमेंट को सीधे उसके मुंह पर दे मारूं और चिल्लाकर कहूं कि पासा कभी भी पलट सकता है, लेकिन मुझमें ऐसा करने का कोई दम नहीं था। झाओ लितियान ने मुझे अब भी हिचकिचाते देखा तो वे और करीब आकर मुझे समझाने लगे, तुम्हें महज नॉर्मल तरीके से एग्जाम देना है। मार्क्स लियू कियांग के नाम पर जुड़ जाएंगे। तुम इन 10 लाख के दम पर अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकते हो। क्या ये बेहतरीन सौदा नहीं है? अगर तुम कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करते तो ये तुम दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन? किसी दूसरे शख्स की 10 सालों की खून पसीने की मेहनत के नतीजों को चुरा लेना, पैसों के दम पर किसी के भविष्य को कुचल देना, क्या इसे विन विन सिचुएशन कहते हैं? लेकिन क्या मैं ना कह सकता था? मैं महज एक गरीब और अनाथ लड़का था। लियू परिवार के पास ऐसे हजारों तरीके थे जिससे वे मुझे इस शहर में जीने लायक भी न छोड़े। एक गहरी बेबसी पल भर में मेरे पूरे बदन में दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां ढीली की और अपना हाथ उस काले पेन की तरफ बढ़ाया। शायद यही मेरी किस्मत थी। जैसे ही मेरी उंगलियों के पोर उस पेन को छूने ही वाले थे, ठीक उसी पल एक ठंडी मैकेनिकल आवाज अचानक मेरे दिमाग में गूंज उठी। अडिंग, डिटेक्ट हुआ है कि होस्ट अपनी जिंदगी के एक बड़े फैसले के सामने खड़ा है। पे टू विन कल्टीवेशन सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। कोर फीचर, पैसों के बदले साधना खरीदना। मौजूदा एक्सचेंज रेट 1 रुपया बराबर 1 साल की साधना। साधना के साल का मतलब होस्ट की उस कंडीशन से है जिसमें वो मुकम्मल तौर पर परफेक्ट स्टेट में बिना खाए पिए या सोए पूरे 24 घंटे 1 साल तक लगातार साधना करता है। अगले ही पल मेरा हाथ हवा में ही थम गया। मेरी आंखें पल भर में सिकुड़ गईं। सिस्टम, मेरा लाइफ चेंजर आखिरकार आ ही गया। 1 रुपया महज 1 साल की परफेक्ट स्टेट वाली साधना खरीद सकता है। मैं आमतौर पर पानी की एक बोतल भी 2 रुपए में खरीदता हूँ। अगर 1 रुपया बराबर 1 साल की साधना है तो क्या मेरे पास पूरे 10 लाख रुपए हैं? इसका मतलब पूरे 10 लाख साल की साधना। पासिंग मार्क्स की तो बात ही छोड़ो, अगर मैं मुकम्मल तौर पर एक गधा भी होता तो भी इसी जगह से सीधे आसमान छू लेता। लू कुन, झाओ लितियान ने मेरा हाथ हवा में लटका देखा तो उनकी भवें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या हुआ? क्या तुम इस कीमत से संतुष्ट नहीं हो? लियू कियांग ने भी अपनी भवें तानी। क्लासमेट लू, 10 लाख सचमुच मेरी आखिरी लिमिट है। इंसान को अपनी औकात में ही खुश रहना चाहिए। हालांकि ठीक उसी पल मेरा वो हवा में लटका हुआ हाथ मजबूती से वापस आ गया। इसका सीधा सा मतलब पूरे 30 पॉइंट की चीप ब्लड वैल्यू था। मार्शल आर्ट्स एग्जाम में फुल मार्क्स भी महज 10 पॉइंट होते हैं। जब मैं खुद ही टॉप कर सकता
हूँ तो भला मैं इसे क्यों बेचूं? इसके अलावा मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर मिलने वाले खास ट्रेनिंग रूम्स और दिग्गज टीचर्स की गाइडेंस जैसे रिसोर्सेज को ब्लैक मार्केट में 1 करोड़ खर्च करके भी नहीं खरीदा जा सकता। लियू परिवार 10 लाख देने को तैयार है, महज इसलिए क्योंकि इस सीट की असली वैल्यू 10 लाख से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा एक बार टॉप मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाने पर पास आउट होते ही सीधे ऑफिसर का रैंक मिलता है, साथ ही टैक्स में छूट और कई वीआईपी प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। अगर मैं एक पल के लिए इन सबको छोड़ भी दूं तो भी ये यूनिवर्सिटी इस वक्त मेरे लिए सबसे मजबूत ढाल है। अगर मैंने आज पैसे ले लिए तो मैं महज इस मौके को हाथ से जाते हुए ही देख पाता, लेकिन अब आखिरकार मेरे पास भी बाजी पलटने का मुकम्मल दम आ चुका था। लुकुन, झाओ लितियान की भवें बुरी तरह तन गईं, तुम अभी तक साइन क्यों नहीं कर रहे? लियू कियांग ने भी अपना फोन नीचे रख दिया। उसकी उस शांत दिखने वाली शक्ल पर एक काला सा साया दौड़ गया। कम लग रहे हैं? लियू कियांग की आवाज में एक घमंड से भरी भारी अप्रोच थी। 12 लाख! ठीक उसी पल मैंने अपना सिर उठाया। महज उसकी उस घमंड से भरी नजरों का सामना करते हुए मैंने शांति से अपना सिर हिला दिया। क्लासमेट लियू, तुम्हारी भलाई के लिए शुक्रिया, लेकिन इस बार मैं साइन नहीं कर सकता। ऑफिस के अंदर पल भर में मुकम्मल खामोशी छा गई। झाओ लितियान की आंखें फटी की फटी रह गईं, मानो उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। लुकुन, क्या तुम पागल हो गए हो? 12 लाख! क्या तुम जानते भी हो कि तुम किस चीज को लात मार रहे हो? लियू कियांग का चेहरा आखिरकार मुकम्मल तौर पर बिगड़ गया। उसने अपनी भलमन साहत का नकाब उतार फेंका और अपनी ठंडी फितरत पर आ गया। 15 लाख! वो मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें ऐसी थी मानो किसी नखरे दिखाने वाले सामान को देख रही हो। लुकुन, इंसान के लिए बेहतर यही है कि वो अपनी हद पहचान कर रहे। इसका पैसों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपने शरीर को थोड़ा सा झुकाया, जो सम्मान और दूरी दोनों को एक साथ दिखाता था। टीचर, जाओ, अगर कोई और बात नहीं है तो मैं पहले क्लास में जाकर रिवीजन कर लेता हूँ। ये कहते ही मैं मुड़ा और बिना 1 सेकंड की भी हिचकिचाहट के वहां से बाहर निकल गया। रुको! अचानक मेरे पीछे से लियू कियांग की साफ तौर पर धमकी भरी आवाज आई। तुम सीधे रास्ते मानोगे या टेढ़े रास्ते चलना पसंद करोगे? उसने गुस्से में पेन को इतनी जोर से भींचा कि वो टूट गया। काले रंग की इंक उसके हाथों से खून की तरह बहने लेनी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे! लियू कियांग ने अपने दांत पीसे और उसकी आंखें उस दरवाजे को नफरत से घूरती रहीं जिसे मैंने अभी बंद किया था। उसने अपना फोन निकाला और एक ऐसे नंबर पर कॉल किया जो सेव नहीं था। ओल्ड मो, मेरे लिए एक स्टूडेंट का काम तमाम कर दो। वो यूनचेंगे 3rd हाई स्कूल का है, नाम है लुकुन। लियू कियांग ने खिड़की से बाहर मेरी पीठ को देखा और उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। इस वक्त मैं तेजी से उस पुराने डाउनटाउन वाले इलाके की तरफ बढ़ रहा था जहां मेरा वो टूटा फूटा किराए का कमरा था। मैंने फुर्ती से सिस्टम को चालू किया। जब एक सेमी ट्रांसपेरेंट डिजिटल स्क्रीन मेरे सामने तैरने लगी तो मुझे पता चला कि मेरा मौजूदा बैलेंस 328.5 रुपए था, यानी एक्सचेंज के लिए 328 साल की साधना अवेलेबल थी। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। ऐसे वक्त में इंसान को मुकम्मल तौर पर शांत रहना ही होगा। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में महज आखिरी 3 दिन बचे थे। 8 सब्जेक्ट्स की मुझे जरा भी फिक्र नहीं थी। असली खेल मार्शल आर्ट्स का था। मार्शल आर्ट्स एग्जाम की पासिंग लिमिट 6 पॉइंट की ची ब्लड वैल्यू थी और फुल मार्क्स महज 10 पॉइंट थे। लेकिन मेरा टारगेट कोई आम यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं था। जब मैं बाजी पलटने के काबिल हो ही चुका था तो मैं सबसे बेहतरीन चीज पर हाथ डालूंगा। ड्रैगन कंट्री की क्योटो नंबर 1 मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी। वो तो अनगिनत मार्शल आर्ट्स के जीनियस स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सपना थी। वहाँ हर साल महज 100 स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन होता है। अगर फुल मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 100 से ज्यादा हो जाती है तो एक बेहद बेरहम सेकंड राउंड शुरू होता है, जो मुकम्मल तौर पर एक प्रैक्टिकल कॉम्बैट टेस्ट होता है। वो टेस्ट ये नहीं देखता कि तुम्हारी ची ब्लड वैल्यू कितनी है, वो महज ये देखता है कि तुम सचमुच लड़ सकते हो या नहीं। 3 दिन मैं मन ही मन हिसाब लगा रहा था। इन 3 दिनों में अगर मैंने ये 328 साल की साधना झोंक दी तो ची ब्लड वैल्यू तो आसमान छू लेगी। लेकिन प्रैक्टिकल कॉम्बैट का तजुर्बा और मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को हासिल करने के लिए मुझे अभी समय की जरूरत थी। जब मैं अपना सिर झुकाए गहरी सोच में डूबा हुआ था तभी मैंने देखा कि सामने सड़क के कोने पर एक पेड़ के पीछे से एक सफेद रंग की फ्रॉक का किनारा थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। मैंने अपने कदम रोक लिए और मन ही मन एक बेबसी भरी सांस ली। वह मो रुफेई थी। मो रुफेई, जो यूनचेंगे 3rd हाई स्कूल की मानी हुई स्कूल क्वीन थी। एक आलीशान विला में रहने वाली रईस घराने की लड़की जो इस वक्त इस टूटे फूटे पुराने इलाके की ठंडी हवाओं में खड़ी थी। मैं साफ तौर पर जानता था कि वो हमेशा इस तरफ क्यों भागी चली आती थी। 1 साल पहले मैंने उसे पानी में डूबने से बचाया था। वह मेरे लिए महज एक छोटा सा सामान्य काम था, लेकिन इस बड़ी अमीर लड़की ने मुझे ढूंढने के लिए पूरे स्कूल को छान मारा और तब से वो मेरे लिए एक ऐसी मुसीबत बन गई जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन था। उसने मुझे पैसों के दम पर इनाम देना चाहा, लेकिन मैंने मुकम्मल तौर पर ठंडे लहजे में साफ मना कर दिया। मैं भले ही गरीब था, लेकिन मैंने किसी की जान पैसों के लालच में नहीं बचाई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि वो इनकार करने से वो मन ही मन और ज्यादा परेशान हो गई और हमेशा इस ताक में रहने लगी कि किसी तरह इस एहसान को चुका सके। अरे! मो रुफेई अचानक पेड़ के पीछे से कूदकर बाहर आई और उसने अपने चेहरे पर एक हद से ज्यादा बनावटी अचरज का हाव भाव लाया। ये भी कैसा इत्तेफाक है? लुकुन, तुम भी इसी रास्ते से जा रहे हो? इस लड़की की नाक की नोक ठंड से लाल हो चुकी थी और बात करते समय उसकी आवाज में एक हल्की सी कपकपी साफ महसूस हो रही थी। मैंने अपना सिर हिलाया।
एक शहर के पूर्वी इलाके में रहने वाली रईस घराने की लड़की महज एक नॉर्मल मुलाकात का बहाना बनाने के लिए यहाँ इतनी देर तक ठंडी हवा झेलने को तैयार थी। उसकी ये जिद सचमुच काफी गहरी थी, लेकिन मैंने उसके इस बचकाने बहाने का सरेआम मजाक नहीं उड़ाया ताकि वो झेप कर एहसान चुकाने का कोई और ज्यादा मुसीबत भरा तरीका न सोच निकाले। इसलिए मैंने उसकी बात में हामी मिलाते हुए कहा, हाँ काफी इत्तेफाक है, तुम यहाँ कुछ सामान खरीदने आई हो? हाँ सामान खरीदने, मोरुफई ने अपनी चोर नजरों से पलके झपकते हुए कहा और फुर्ती से बात का रुख मोड़ दिया। वैसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल पास आ गया है, तुमने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोचा है? उसने ये सवाल बेहद फूंक फूंक कर पूछा था। वो मेरी कंडीशन अच्छी तरह जानती थी। आर्ट सब्जेक्ट्स में क्लास का टॉप 10 स्टूडेंट और मार्शल आर्ट्स के 5 सब्जेक्ट्स में पूरे स्कूल का सबसे फिसड्डी। महज 0.8 की ची ब्लड वैल्यू एक ऐसा गहरा जख्म थी जिससे बचकर निकलना नामुमकिन था। मैं साफ देख सकता था कि वो मेरे दुखती रग पर हाथ रखने से डर रही थी। मैंने उसकी उन फिक्र से भरी आंखों में देखा और मेरी आवाज भले ही धीमी थी, लेकिन उसका हर एक शब्द मुकम्मल तौर पर साफ था। ड्रैगन कंट्री की क्योटो नंबर 1 मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी। हवा पल भर में बिल्कुल थम सी गई। मोरुफे के चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई और वो पूरी तरह से ऐसे स्टैच्यू बन गई मानो किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। तुमने क्या कहा? उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी आवाज तक लड़खड़ा गई। ड्रैगन कंट्री की क्योटो नंबर 1 मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी। मैंने हामी में सिर हिलाया। मोरुफे के मुंह से स्वाभाविक रूप से तुरंत सच बाहर आ गया, 0.8 की ची ब्लड वैल्यू के साथ। लेकिन ये बात मुंह से निकलते ही उसका मन किया कि वो खुद को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दे। भला कोई किसी की कमजोरी पर सीधे चोट कैसे कर सकता है? लेकिन ये बात सचमुच हद से ज्यादा नामुमकिन जैसी थी। वह क्योटो नंबर 1 मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी थी, पूरे देश के सबसे चोटी के जीनियस स्टूडेंट्स की जगह, जहां एंट्री पाने के लिए लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देते थे। मुझ जैसा शख्स जिसकी ची ब्लड वैल्यू 1 पॉइंट भी नहीं थी, उसने अपना टारगेट वहां सेट किया था। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैंने पलटकर उससे सवाल किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। मोरुफई ने फुर्ती से अपने हाथ हिलाए और महज एक हौसला बढ़ाने वाली मुस्कान बिखेरी। सपने देखना तो अच्छी बात है ना। इसके बाद उसने जोर से मेरा कंधा थपथपाया। अगर इंसान सपने ही न देखे तो फिर उसमें और एक मरी हुई मछली में भला क्या फर्क रह जाएगा। लेकिन ठीक अगले ही पल मोरुफई को अचानक एहसास हुआ कि आज का मैं पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। आमतौर पर हमेशा अपनी भवें सिकोड़े रहने वाले मुझमें आज एक अजीब सा सुकून और आत्मविश्वास झलक रहा था, मानो म्यान में छिपी कोई नायाब तलवार आखिरकार अपनी हल्की सी धार की चमक बाहर दिखा रही हो। मोरुफई ने मजाक उड़ाने का हाव भाव छोड़ दिया, एक कदम आगे बढ़ाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। लुकुन, उसकी आवाज पहले कभी न देखी गई, मुकम्मल गंभीरता से भर गई। तुम मुझसे बिल्कुल सच कहो, क्या तुम सचमुच क्योटो नंबर 1 मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो? बिल्कुल सच है, मेरे पास कोई फालतू की सफाई नहीं थी। इन 2 शब्दों में एक अटूट मजबूती थी। मोरुफई कई सेकंड तक लगातार मुझे घूरती रही। उसे मेरी आंखों में जरा सा भी दिखावा, बड़बोलापन या मजाक का कोई अंश नजर नहीं आया। उसने अपने नीचे के होंठ को दांतों तले दबाया और अचानक अपनी आवाज बेहद धीमी कर ली। बिल्कुल सही वक्त है, मेरे परिवार के पास एक स्पेशल रिक्रूटमेंट सीट है, क्या तुम्हें वो चाहिए? मैं पूरे 3 सेकंड तक अपनी जगह पर मुकम्मल तौर पर अवाक खड़ा रह गया। स्पेशल रिक्रूटमेंट सीट! मैंने स्वाभाविक रूप से अपनी भवें सिकोड़ ली और मेरी आवाज में एक शक साफ झलक रहा था। मोरुफई ने मेरी उस टटोलती हुई नजर का सामना किया और हर एक शब्द को बिल्कुल साफ दोहराया। मोरुफई ने इतनी आसानी से कह दिया था कि उसके परिवार के पास क्योटो नंबर 1 मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी की एक स्पेशल सीट है और वो उसे सीधे मुझे सौंपना चाहती थी। मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन एक पल के लिए मेरे मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। तुम इसकी फिक्र मत करो कि ये मुझे कैसे मिली। मोरुफई ने मेरी नजरों से अपना मुंह चुराया और तेजी से बोलने लगी, बस तुम हाँ कहो और ये सीट तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हें कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। स्पेशल रिक्रूटमेंट सीट, सीधे आसमान छू लेने का मौका। महज एक बार हाँ कहते ही मैं मजबूती से ड्रैगन कंट्री के सबसे ऊंचे मार्शल आर्ट संस्थान में कदम रख सकता था। ये एक ऐसा शॉर्टकट था जिसे पाने का सपना अनगिनत लोग रात दिन देखते थे। लेकिन ठीक उसी पल लियू कियांग का वो घमंड से भरा चेहरा मेरी आंखों के सामने तैर गया। अगर महज मेहनत से ही सब कुछ होता तो फिर टैलेंट और खानदान की भला क्या जरूरत रह जाती? अगर मैंने आज ये सीट ले ली तो फिर मुझमें और उस लियू कियांग में भला क्या फर्क रह जाता? इसके अलावा अब मेरे पास खुद का एक सिस्टम था, तो भला मैं मुकम्मल तौर पर सीना तानकर अंदर क्यों न घुसूं और इन तथाकथित जीनियस स्टूडेंट्स को अपने पैरों तले क्यों न रौंद डालूं? मैंने मोरुफई की तरफ देखा। मेरी आवाज बेहद शांत थी, लेकिन उसमें कभी न डिगने वाला पक्का इरादा था। रुफई, तुम्हारी इस भलाई के लिए बेहद शुक्रिया, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मोरुफई उसी जगह सन्न रह गई। उसने मेरे उस धुले हुए फीके स्कूल यूनिफॉर्म और मेरी उस शांति को देखा जो इंसान को खौफ में डाल दे। लुकुन, क्या तुम जानते भी हो कि इस सीट की असली वैल्यू क्या है? उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आवाज में एक गहरी हताशा साफ झलक रही थी। इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हें देश के लाखों स्टूडेंट्स के साथ उस कांटे की टक्कर वाली संकरी राह पर दौड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि भले ही तुम्हारी ची ब्लड वैल्यू महज 0.8 क्यों न हो, तो भी तुम ड्रैगन कंट्री के सबसे टॉप मार्शल आर्ट्स रिसोर्सेज का मजा उठा पाओगे। मोरुफई की आंखें लगातार मुझे घूर रही थीं, मानो वो मेरी आंखों में जरा सा भी गुस्सा या जिद का कोई दिखावा ढूंढना चाहती हो। मैं सब अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी आवाज अब भी बेहद शांत थी, लेकिन मैं इसे नहीं ले सकता। रुफई, 1 साल पहले मैंने तुम्हारी जान महज एक सामान्य इंसान के नाते बचाई थी। मैं
मुड़ा और स्ट्रीट लाइट की रोशनी को पीछे छोड़ते हुए अपने चेहरे को अंधेरे की ओट में छिपा लिया। तुम्हारा मुझ पर कोई कर्ज नहीं है। मैंने अपने हाथ जेब में डाले और सीधे उस पुराने डाउनटाउन वाले अंधेरे इलाके की तरफ बढ़ गया। मेरे पीछे से मोरूफे के गुस्से में पैर पटकने की आवाज आई। महज झूठी शान के चक्कर में तड़प रहे हो। इसके तुरंत बाद वो मेरी उस धुंधली सी पीठ की तरफ देखकर जोर से चीखी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि 3 दिन बाद मार्शल आर्ट्स के एग्जाम में तुम पासिंग मार्क्स की लिमिट कैसे पार करते हो। मैंने मुड़कर नहीं देखा, महज अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और अपने उस पुराने किराए के कमरे में लौट आया। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया, उस पीले पड़ चुके पर्दे को खींचा और अब पूरी दुनिया महज मेरे फोन की स्क्रीन की नीली रोशनी में सिमट चुका था। मैंने एक गहरी सांस ली और सिस्टम का पैनल चालू किया। मौजूदा बैलेंस 328.5 रुपए था और एक्सचेंज के लिए 328 साल की साधना अवेलेबल थी। मेरे दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी। अपनी किस्मत को मुकम्मल तौर पर बदल देने का वो जादुई पल ठीक मेरी नजरों के सामने था। मैंने सबसे पहले 10 रुपए का सिस्टम रिचार्ज किया। 10 रुपए के बदले 10 साल की साधना। डिंग, पेमेंट सक्सेसफुल। ची ब्लड वैल्यू हमेशा के लिए +1.0। ठीक अगले ही पल एक बेहद भारी और गर्म एनर्जी का सैलाब अचानक मेरे पेट के निचले हिस्से से फूट पड़ा। यह एनर्जी एक बेकाबू जंगली घोड़े की तरह मेरे पूरे बदन की हर एक नस में पागलों की तरह दौड़ने लगी। इसके तुरंत बाद मेरे पूरे शरीर में एक चीर देने वाला भयानक दर्द उठा, लेकिन जल्दी ही उस दर्द के पीछे एक अविश्वसनीय और लाजवाब सुकून का एहसास होने लगा। मैं साफ सुन सकता था कि मेरी हड्डियां मजबूती से चटक रही थी और मेरी हर एक मांसपेशी फूलकर फौलाद बन रही थी। महज 10 सेकंड के अंदर वो गर्म एनर्जी मुकम्मल तौर पर मेरे शरीर का हिस्सा बन गई। मैंने झटके से अपनी आंखें खोली और अंधेरे कमरे में एक सुनहरी चमक पल भर के लिए चमकी। मैंने अपनी मुट्ठी भींची और अपने अंदर उस ताकत को महसूस किया जो पहले कभी नहीं थी। मेरी ची ब्लड वैल्यू 0.8 से सीधे छलांग लगाकर 1.8 पर पहुंच चुकी थी। ये सचमुच काम कर रहा था। अब मुझ में जरा सा भी संकोच नहीं बचा था। मैंने सीधे 100 रुपए का रिचार्ज किया। गोइंग, पेमेंट सक्सेसफुल। ची ब्लड वैल्यू हमेशा के लिए +10.0। इस बार शरीर के अंदर मची वो हलचल पहले के मुकाबले 10 गुना से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। ठीक अगले ही पल मेरे मुंह से एक दबी हुई कराह निकली और उस एनर्जी को सिस्टम ने साफ तौर पर एक बेहद बेतरतीब तरीके से मेरे बदन में जबरदस्ती ठूंस दिया। 5 मिनट बाद मैं जमीन से उठ खड़ा हुआ। मेरी सांसें बुरी तरह फूल रही थी और मेरी आंखें खौफनाक हद तक चमक रही थी। 11.8। मैं मन ही मन बुदबुदाया। बिल्कुल सही, मेरी ची ब्लड वैल्यू अब 11.8 पर पहुंच चुकी थी। वो मार्शल आर्ट्स का तथाकथित जीनियस स्टूडेंट लियू कियांग, जो हर दिन दुनिया भर के बेहतरीन पकवान खाता था और दवाइयों के टब में नहाता था, उसकी ची ब्लड वैल्यू भी महज 9.8 ही थी और मैंने महज 110 रुपए खर्च करके उसे अपने पैरों तले बुरी तरह रौंदने का दम हासिल कर लिया था। लाजवाब! मैंने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। 3 सालों से दिल में दबी वो मुकम्मल बेबसी और घुटन महज इसी एक पल में धुएं की तरह उड़ गई। लेकिन ये अभी काफी नहीं था। 11.8 की ची ब्लड वैल्यू युनचेंगी शहर के लिए भले ही टॉप क्लास हो, लेकिन अगर इसे पूरे देश या फिर क्योटो नंबर 1 मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के लेवल पर देखा जाए तो ये महज ऊंट के मुंह में जी रहा थी। मुझे और ज्यादा ताकत की जरूरत थी। मैंने अपने फोन में बचे हुए उन 200 से ज्यादा रुपयों को देखा जो आगे की साधना के लिए बेहद कम थे। इसलिए मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए एक लोन ऐप खोला और बरो ऑल पर क्लिक कर दिया। 1000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं। बिना किसी फालतू बकवास के मैंने तुरंत सिस्टम को हुक्म दिया, सिस्टम पूरा अमाउंट रिचार्ज करो। डिंग, पेमेंट सक्सेसफुल। ची ब्लड वैल्यू हमेशा के लिए +100.0। इस बार तो मेरे मुंह से कराह तक निकलने का मौका नहीं मिला। मैं उस खौफनाक एनर्जी के झटके से सीधे घुटनों के बल जमीन पर जा गिरा। 1000 साल, मुकम्मल तौर पर पूरे 1000 साल की साधना। अब मेरा ची ब्लड महज पानी की तरह नहीं बह रहा था, बल्कि उसमें एक गैस में तब्दील होने की फितरत आ चुकी थी। मेरी हड्डियां फौलाद की तरह चमकने लगी थीं और मांसपेशियां मुकम्मल तौर पर लोहे की ढाल बन चुकी थीं। ची ब्लड वैल्यू जब 100 पॉइंट पर पहुंच जाती है तो इंसान अपने जिस्म की हर एक लिमिट को तोड़कर एक आम इंसान की फितरत से कहीं आगे निकल जाता है। महज आधे घंटे के अंदर मैंने उस दूरी को नाप लिया था जिसे पार करने में लोग अपनी पूरी जिंदगी खपा देते थे। मैंने धीरे से अपने अंदर की वो गर्म हवा बाहर निकाली। हवा जब कमरे में फैली तो एक साफ चटकने की आवाज गूंज उठी। मैं उठ खड़ा हुआ और महज हवा में अपना एक हाथ लहराया। पटाक! वो मजबूत लकड़ी की मेज उसी जगह चकनाचूर होकर बिखर गई। लेकिन जब मैंने नीचे अपने दोनों हाथों को देखा तो मेरी भवें दोबारा सिकुड़ गईं। ताकत तो मुकम्मल आ चुकी थी, लेकिन मुझे असल में लड़ना बिल्कुल नहीं आता था। मेरे पास फौलादी ताकत तो थी, लेकिन वो महज एक 3 साल के बच्चे के हाथ में थमाई गई गैटलिंग गन की तरह थी, जिससे मैं किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता था। बिल्कुल सही, मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स। मेरे दिमाग में तुरंत स्कूल में सिखाई जाने वाली मार्शल आर्ट्स की वो बेसिक टेक्निक चमकी जिसे 5 एलिमेंट्स फिस्ट कहते हैं। मेरी आंखें पल भर के लिए चमक उठी, लेकिन ठीक अगले ही पल मेरी नजर फोन के उस खाली पड़े बैलेंस पर जा टिकी। मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं बचा था। सारे लीगल लोन ऐप से मैं पहले ही उधार ले चुका था। किसी क्लासमेट से मांगता तो मोरूफे के अलावा शायद ही कोई मुझे पैसे उधार देता, और अगर मैं उससे पैसे मांगता तो ये बात यकीनन उसके परिवार तक पहुंच जाती। मेरी ची ब्लड वैल्यू के इस तरह आसमान छूने का राज फिर कभी छिप नहीं पाता, और जब तक मुझ में खुद की हिफाजत करने का मुकम्मल दम न आ जाए मैं ऐसे किसी बड़े घराने की नजरों में बिल्कुल नहीं आना चाहता था। आखिरकार मेरी नजर फोन के कोने में पड़े एक काले रंग के ऐप के आइकॉन पर जा टिकी जिसका नाम था ब्लैक गोल्ड प्रॉमिसरी नोट।
नोट। ये युनचेंगी शहर की अंडरवर्ल्ड का चलाया जाने वाला एक हाई इंटरेस्ट लोन ऐप था, जिसका ब्याज इंसान के होश उड़ा दे और पैसे न चुका पाने का अंजाम महज हाथ पैर तुड़वाना होता था। एक आम इंसान इसे छूने तक से खौफ खाता था, लेकिन मौजूदा मुझे इसका जरा सा भी डर नहीं था। एक बार जब मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में मुकम्मल तौर पर तहलका मचा दूंगा तो इस मामूली अंडरवर्ल्ड के लोन की भला क्या औकात रह जाएगी। मैंने एक ऑनलाइन ऐप से 10,000 रुपए का लोन लिया। अकाउंट में पैसे आने का मैसेज देखकर मेरे होठों पर एक बड़ी मुस्कान तैर गई। सिस्टम, पहले 1,000 रुपए काटो और मेरे 5 एलिमेंट्स फिस्ट को अपग्रेड करो। पेमेंट सक्सेसफुल। 1,000 साल का 5 एलिमेंट्स फिस्ट का ज्ञान दिमाग में क्रेडिट कर दिया गया है। ठीक अगले ही पल मेरा दिमाग एक जबरदस्ती झटके से दहल उठा। अनगिनत दिनों और रातों तक मुक्के लहराने के नजारे एक फिल्म की तरह मेरे दिमाग में पागलों की तरह दौड़ने लगे। शुरुआत करना, मुक्का मारना और वापस अपनी पोजीशन में आना, इन उबाऊ हरकतों को मैं मानो करोड़ों बार दोहरा चुका था। महज 1 सेकंड के अंदर मुझे महसूस हुआ कि 5 एलिमेंट्स फिस्ट की शुरुआत हो चुकी है और 10 सेकंड बाद मैं इसमें मुकम्मल तौर पर मास्टर और एक्सपर्ट बन गया। मैंने झटके से अपनी दोनों आंखें खोली। मेरी आंखों की गहराई में मानो एक खौफनाक शेर दहाड़ रहा था। मजाक चल रहा है क्या? 1,000 साल की कड़ी मेहनत के दम पर तो एक गधा भी नाम कमा लेता, और यहाँ तो सिस्टम ने मुकम्मल तौर पर परफेक्ट स्टेट वाला ज्ञान दिया था। इससे भी बेहतरीन बात यह थी कि इन 1,000 सालों की साधना के दम पर मैंने 5 एलिमेंट्स फिस्ट की हर एक लिमिट को तोड़ दिया था। गोल्ड, वुड, वाटर, फायर और अर्थ, इन पांचों एलिमेंट्स की ताकतों को मिलाकर एक बिल्कुल नई टेक्निक इजाद कर ली थी। 5 एलिमेंट्स इन 1। मैं मन ही मन बुदबुदाया और अपने इस छोटे से किराए के कमरे में मुकम्मल पोजीशन में आ गया। मैंने अपनी अंदरूनी ची ब्लड की ताकत का जरा सा भी इस्तेमाल नहीं किया। महज अपने शरीर की असली फौलादी ताकत के दम पर सामने हवा में एक जोरदार मुक्का दे मारा। पटाक! हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी और मुक्के के ठीक सामने नग्न आंखों से साफ दिखने वाली एक सफेद हवा की लहर पैदा हो गई। वो खौफनाक हवा का झोंका रफ्तार से आगे बढ़ा और उसने सीधे 2 मीटर दूर रखे ड्रेसिंग मिरर को चकनाचूर करके बिखेर दिया। कांच के उन ढेरों टुकड़ों को देखकर मैं खुद मुकम्मल तौर पर सन्न रह गया। ये मुक्का हद से ज्यादा मजबूत था। इसकी ताकत साफ तौर पर किसी नॉर्मल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक से कोसों आगे थी। अगर लियू कियांग इस वक्त मेरे सामने खड़ा होता तो महज इसी एक मुक्के के दम पर मैं उसका हुलिया ऐसा बिगाड़ देता कि उसकी माँ भी उसे पहचान नहीं पाती। ये सोचकर मैंने एक गहरी सांस ली और अपने दिल की एक्साइटमेंट को शांत किया। बैलेंस चेक किया तो अभी 9,000 रुपए बचे थे। सिस्टम, बचे हुए ये पूरे 9,000 रुपए मेरी साधना पर रिचार्ज कर दो। डिंग! पेमेंट सक्सेसफुल। ची ब्लड वैल्यू हमेशा के लिए प्लस 900 पॉइंट। गड़गड़ाहट! मेरा पूरा बदन बुरी तरह कांपने लगा। मेरी नसें फौलाद की तरह उभर आईं और एक नीले रंग के छोटे सांपों की तरह मेरी स्किन के नीचे दौड़ने लगी। मेरी ची ब्लड की वैल्यू पागलों की तरह आसमान छूने लगी। 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट। एक अनजानी एनर्जी की लहर मुझे सेंटर बनाकर बाहर की तरफ फैली। दीवारों का प्लास्टर झड़-झड़ कर नीचे गिरने लगा और सिर के ऊपर लगा वो मध्यम सा बल्ब एनर्जी के झटके से पागलों की तरह टिमटिमा कर फटा, जिससे पूरे कमरे में पल भर में मुकम्मल अंधेरा छा गया। लेकिन उस अंधेरे के बीच भी मेरा जिस्म एक हल्की सी लाल रोशनी बिखेर रहा था। मैं समझ गया कि ये ची ब्लड के अपनी आखिरी लिमिट पर पहुंचकर शरीर से बाहर फूटने का साफ इशारा था। ड्रैगन कंट्री के मार्शल आर्ट्स के बेसिक नॉलेज के मुताबिक कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए महज 10 पॉइंट की ची ब्लड वैल्यू चाहिए होती है। 110 पर इंसान अपनी लिमिट तोड़कर एक योद्धा बन जाता है और ची ब्लड वैल्यू जब 1,000 पॉइंट पर पहुंच जाती है तो उसे ची ब्लड लाइक ड्रैगन यानी मार्शल आर्ट्स मास्टर का दर्जा मिलता है। ऐसा दिग्गज युनचेंगी जैसे बड़े शहर में खुद की एकेडमी खोलकर एक इलाके का डॉन बन सकता है। यहाँ तक कि शहर का मेयर भी मुझसे मिलते समय मुकम्मल सम्मान के साथ सर कहकर बात करेगा। टूट जाओ! मैंने अपने दिल में एक जोरदार हुंकार भरी। धड़ाम! मुझे महसूस हुआ मानो शरीर के अंदर की कोई अदृश्य बेड़ी मुकम्मल तौर पर चकनाचूर हो गई हो। 1,000 पॉइंट की ची ब्लड वैल्यू के साथ आखिरकार मैंने अपनी लिमिट पार कर ली और मैं मार्शल आर्ट्स मास्टर के लेवल पर पहुंच गया। पल भर में वो खौफनाक ची ब्लड की एनर्जी शांत हो गई और सिमट कर मेरे पेट के निचले हिस्से में समा गई। कमरे में पल भर में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। महज मेरी धड़कनों की एक मजबूत आवाज किसी नगाड़े की तरह उस अंधेरे में गूंज रही थी। काफी देर बाद मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुझे एहसास हुआ कि उस मुकम्मल अंधेरे में भी मैं कमरे के हर एक कोने को साफ साफ देख पा रहा था। मैं उठ खड़ा हुआ और मुझे महसूस हुआ कि मेरा पूरा बदन किसी चिपचिपे और बदबूदार मैल से भरा हुआ था। ये मुकम्मल 9,000 साल की साधना के शरीर में समाने से बाहर निकले वेस्ट मटेरियल्स थे। मैं उस छोटे से वॉशरूम में गया, ठंडे पानी का नल चालू किया और उस बर्फीले पानी को अपने जिस्म के मैल को साफ करने दिया। सारे मैल के धुल जाने के बाद मैंने आईने में देखा। अंदर एक मुकम्मल तौर पर परफेक्ट बॉडी नजर आ रही थी। मसल्स की बनावट भले ही हद से ज्यादा भारी न हो, लेकिन उसका हर एक इंच एक फौलादी ताकत से भरा हुआ था और आंखें इतनी गहरी और शांत थीं मानो किसी गहरे कुएं का सन्नाटा हो। मैंने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची और अपने अंदर उस ताकत को महसूस किया जो पूरी दुनिया को हिला देने का दम रखती थी। मैं अब एक मास्टर बन चुका था। महज 18 साल की उम्र में एक मार्शल आर्ट्स मास्टर। पूरे युनचेंगे शहर के इतिहास में ऐसा न तो पहले कभी हुआ था और न आगे कभी होगा। लेकिन मेरी इस तरक्की की रफ्तार इतनी खौफनाक थी कि मैं खुद असल में कितना मजबूत हूँ इसका मुझे खुद मुकम्मल अंदाजा नहीं था। क्योटो नंबर 11 मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी, वो तो देश के सबसे चोटी के जीनियस स्टूडेंट्स का गढ़ थी। वो रईसजादे जो बचपन से ही हाई क्लास
म्यूटेंट बीस्ट का मीट खाते आए थे और नायाब जड़ी बूटियों का पानी पीते थे, वे असल में कितने मजबूत होंगे? मेरी मौजूदा ताकत इस साल के नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में भला किस रैंक पर आएगी? टॉप 10, टॉप 3 या सीधे नंबर 1? खैर छोड़ो, 3 दिन बाद होने वाले प्रैक्टिकल कॉम्बैट टेस्ट में एक हाथ आजमा कर खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन मैं तुरंत सोने नहीं गया, बल्कि उस टूटी हुई टांग वाली पुरानी मेज के सामने रखी कुर्सी को खींचा और शांति से बैठ गया। मेज पर हाई स्कूल के आर्ट्स सब्जेक्ट्स के रिवीजन बुक्स का ढेर लगा हुआ था। मैंने सबसे ऊपर रखी ड्रैगन कंट्री की मार्शल आर्ट्स हिस्ट्री की बुक उठाई। भले ही मेरे शरीर में अभी अभी 9000 साल की साधना समाई थी और मेरी ची ब्लड वैल्यू 1000 पॉइंट पार करके मास्टर के लेवल पर पहुंच चुकी थी, तो भी मैं अपने असली प्लान को बिल्कुल नहीं भूला था। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में महज 3 दिन बचे थे और मुझे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स हर हाल में चाहिए थे। जैसे ही मेरी नजर किताब के पन्नों पर पड़ी, मैं मुकम्मल तौर पर सन्न रह गया। किताब पर लिखे वो बारीक अक्षर और साल महज एक नजर देखते ही मेरे दिमाग में किसी लोहे की मुहर की तरह मुकम्मल तौर पर छप गए और मैं चाहकर भी उन्हें भूल नहीं सकता था। ची ब्लड वैल्यू के 1000 पॉइंट पार करने से न केवल मेरा शरीर फौलाद बना था, बल्कि मेरी याददाश्त और अक्ल में भी एक जादुई उछाल आया था। जिस सिलेबस को खत्म करने में मुझे 2-3 घंटे रात काली करनी पड़ती, उसे मैंने महज 10 मिनट के अंदर मुकम्मल तौर पर याद कर लिया। मैंने किताब बंद की, टेबल लैंप बुझाया और उस मजबूत लकड़ी के बिस्तर पर जाकर लेट गया। हालांकि जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, उस पुराने डाउनटाउन वाले अंधेरे गली के मुंह पर 3 साए दबे पांव दीवार से चिपक कर खड़े हो गए और लगातार मेरे कमरे की उस बुझ चुकी खिड़की को घूरने लगे। सबसे आगे खड़ा आदमी एक पुरानी काली लेदर जैकेट पहने हुआ था। उसके मुंह में एक घटिया दर्जे की सिगरेट दबी थी और उसकी आंख के कोने से लेकर ठुड्डी तक एक खौफनाक कटे का निशान साफ दिख रहा था। ओल्ड मो यूनचेंग शहर की अंडरवर्ल्ड का एक जाना माना गुंडा, जिसकी ची ब्लड वैल्यू 110 पॉइंट थी और वो एक योद्धा के लेवल पर था। भाई मो, बगल में खड़े एक सुनहरे बालों वाले लड़के ने थूक निकला और खौफ से उसकी आवाज कांप रही थी। क्या हम सचमुच उस पर हमला करने वाले हैं? ओल्ड मो ने उसे एक ठंडी और नफरत भरी नजर से देखा। क्यों, गांठ फट रही है क्या? डर भला किसे नहीं लगेगा? दूसरे मोटे लड़के ने भी अपनी आवाज बेहद धीमी करते हुए कहा। वो महज एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसका कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल सिर पर है। ड्रैगन कंट्री के कानून के मुताबिक एग्जाम के दिनों में हर एक हाई स्कूल स्टूडेंट गवर्नमेंट की स्पेशल प्रोटेक्शन में होता है। अगर सिटी डिफेंस ब्यूरो या मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन को भनक भी लग गई कि हमने एग्जाम से ठीक पहले किसी स्टूडेंट के हाथ पैर तोड़े हैं, मोटा लड़का खौफ से कांप उठा और आगे कुछ भी बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। पटाक! ओल्ड मो ने बिना किसी रहम के मोटे लड़के के सिर के पिछले हिस्से पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। अपनी औकात तो देखो, उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए डांटा। किस बात का खौफ है? गवर्नमेंट की स्पेशल प्रोटेक्शन में महज वो जीनियस स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन पाने की उम्मीद होती है। ओल्ड मो ने एक ठंडी हंसी अपनी जेब से फोन निकाला और एक फाइल खोली। स्क्रीन की मध्यम रोशनी उसके चेहरे के उस कटे हुए निशान पर पड़ी, जिससे वो और ज्यादा खौफनाक दिखने लगा। इसके अलावा यंग मास्टर लियू की दी हुई इंफॉर्मेशन में बिल्कुल साफ लिखा है कि इस लूकुन नाम के लड़के की ची ब्लड वैल्यू महज 0.8 है। ओल्ड मो ने अपनी एक उंगली निकाली और स्क्रीन पर लिखे उस 0.8 के नंबर पर जोर से दबाया। 0.8 का भला क्या मतलब होता है? सड़क किनारे घूम रहे किसी अच्छे से आवारा कुत्ते की ची ब्लड वैल्यू भी इससे ज्यादा होगी। ओल्ड मो ने फोन वापस जेब में ठूंसा। उसकी आंखों में मुकम्मल हिकारत भरी थी। मुझ जैसा एक योद्धा खुद मैदान में उतर रहा है, अगर इसके बाद भी उसने कोई शोर मचा दिया तो मैं ओल्ड मो आगे से इस यूनचेंग शहर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। सीधे कहीं जाकर अपनी जान ही दे दूंगा। ओल्ड मो ने अपनी कलाई पर बंधी पुरानी मैकेनिकल घड़ी पर नजर डाली। उसकी आंखें बेरहम और लालची हो गईं। एक बार जब वो गहरी नींद में सो जाए तो हम चुपके से अंदर घुसेंगे, उसकी दोनों टांगे तोड़ देंगे ताकि वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से हाथ धो बैठे। ये काम पूरा होते ही 2 लाख रुपए सीधे हाथ में होंगे। फिर मैं तुम लोगों को रात की रंगीन महफिल में कुछ दिन ऐश कराने ले चलूंगा। 2 लाख की उस भारी रकम का नाम सुनते ही उसके दोनों साथियों की सांसें तेजी से चलने लगी। पैसों की चमक के आगे खौफ तुरंत गायब हो गया। रात के ठीक 12 बजे वो पुराना इलाका मुकम्मल तौर पर गहरे सन्नाटे में डूब गया। ओल्ड मो ने सिगरेट का टुकड़ा फेंका और तीनों दबे पांव उस जर्जर बिल्डिंग में घुसे और सीधे मेरे दरवाजे के सामने आकर रुक गए। ओल्ड मो ने एक पतला सा लोहे का तार निकाला और चाबी के सुराख में घुसा दिया। कमरे के अंदर मैं उस लकड़ी के मजबूत बिस्तर पर लेटा हुआ था। ठीक उसी पल जब वो तार ताले के अंदर घुसा, मेरी वो शांत सांसें पल भर के लिए बेहद हल्की सी रुक गईं। मार्शल आर्ट्स मास्टर के लेवल पर पहुंचने के बाद मेरी देखने और सुनने की ताकत इंसानी लिमिट से कहीं आगे निकल चुकी थी। ताला तोड़ने की आवाज तो छोड़ो, अगर बगल वाली बिल्डिंग के पाइप से पानी की एक बूंद भी टपकती तो वो भी मुझे बिल्कुल साफ सुनाई देती। इस वक्त मैं साफ महसूस कर सकता था कि दरवाजे के बाहर 3 लोग खड़े थे। 2 नॉर्मल इंसान जिनकी धड़कनें बहुत तेज थीं और सांसें उखड़ रही थीं, जो साफ तौर पर घबराए हुए थे, और एक तीसरा शख्स जिसकी धड़कनें शांत और मजबूत थीं, जो एक योद्धा के लेवल पर था। लेकिन मुझ जैसे मार्शल आर्ट्स मास्टर के सामने उसकी ची ब्लड की हलचल महज एक छोटी मोमबत्ती जैसी थी, जो इतनी कमजोर थी कि मुझे जरा सी भी घबराहट महसूस नहीं हुई। मैं हिला तक नहीं, लेकिन मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। आधी रात को एक योद्धा 2 आम लोगों को साथ लेकर
लेकर मेरा ताला तोड़ रहा था। मैं तो महज एक गरीब और अनाथ लड़का था जो किराए के कमरे का किराया भी मुश्किल से दे पाता था। चोरों के लिए मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती थी। अगर ये पैसों के लिए नहीं था तो यकीनन वे सीधे मेरे लिए आए थे। इसकी महज एक ही वजह हो सकती थी, जो कुछ घंटे पहले हुआ था। दोपहर में ही मैंने लियू कियांग के अपने मार्क्स खरीदने वाले ऑफर को ठुकराया था और आधी रात को एक योद्धा मेरे दरवाजे पर पहुंच गया था। मुझे पल भर में सब समझ आ गया। लियू परिवार का वो रईसज़ादा सचमुच एक रात का भी सब्र करने को तैयार नहीं था। कटाक! एक बेहद बारीक आवाज के साथ ताला खुल गया और वो पुराना लकड़ी का दरवाजा धीरे से थोड़ा सा खुला। ओल्ड मो एक चूहे की तरह सबसे पहले सरक कर कमरे के अंदर आया। उसने पीछे हाथ करके दरवाजा धीरे से बंद किया और कमरे में दोबारा अंधेरा छा गया। इसके बाद उसकी नजर फुर्ती से मेरे बिस्तर पर जाकर टिक गई और उसने अपने पीछे खड़े साथियों को एक इशारा किया। फिर ओल्ड मो ने अपनी कमर के पीछे से एक ठोस लोहे की रॉड निकाली, एक गहरी सांस ली और अपने शरीर की पूरी 110 पॉइंट की ची ब्लड ताकत को अपने दाहिने हाथ में समेट लिया। 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। ओल्ड मो पंजों के बल रेंगते हुए पास आया और उसने अपने हाथ में पकड़ी वो लोहे की रॉड हवा में ऊंची उठा ली। ठीक उसी पल जब वो उसे बेरहमी से नीचे पटकने ही वाला था। लियू कियांग ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? मेरी शांत आवाज बिना किसी चेतावनी के उस अंधेरे में गूंज उठी। ये आवाज भले ही तेज नहीं थी, लेकिन उस अंधेरे कमरे के अंदर वो बिजली के कड़कने जैसी महसूस हुई। वो सुनहरा बालों वाला लड़का और मोटा आदमी खौफ से कांप उठे और लगभग जमीन पर गिर पड़े। ओल्ड मो की आंखें तो मारे डर के सिकुड़ गईं और हवा में उठी वो लोहे की रॉड वहीं की वहीं जम गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि महज 0.8 की ची ब्लड वैल्यू वाला एक बेकार लड़का उसके आने की भनक कैसे पा सकता था। हालांकि उस छोटे से झटके के बाद उसकी आंखों में अचानक एक खौफनाक नफरत फूट पड़ी। जब तुम खुद ही मौत को दावत दे रहे हो तो मैं भी तुम्हारा काम तमाम कर देता हूँ। ओल्ड मो ने अपनी असलियत नहीं छिपाई। उसके गले से एक घुर्राहट निकली और वो ठोस लोहे की रॉड हवा को चीरती हुई सीधे मेरे सिर की तरफ नीचे आई। लेकिन जैसे ही वो जानलेवा लोहे की रॉड मेरे सिर से महज 5 सेंटीमीटर दूर थी, वो रुक गई, मानो किसी न हिलने वाले फौलादी पहाड़ से टकरा गई हो और 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। ओल्ड मो अपनी आंखें फाड़े सामने घूरता रहा। न जाने कब मैं उठकर बैठ चुका था और जिस लोहे की रॉड में उसने अपनी पूरी ची ब्लड ताकत झोंक दी थी, उसे इस वक्त मैं अपनी 2 उंगलियों से हवा में ही पकड़े हुआ था। ओल्ड मो के गले से एक अजीब सी आवाज निकली। उसने पूरी ताकत लगाकर उस रॉड को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरी 2 उंगलियां किसी शिकंजे की तरह उस लोहे की रॉड पर जम चुकी थी। मैंने अंधेरे में बैठकर अपना सिर थोड़ा सा मोड़ा। महज इतनी सी ताकत के दम पर दूसरों की सुपारी लेने चले हो? बात पूरी होते ही मेरी 2 उंगलियों ने जरा सा जोर लगाया। चटक! वो बच्चे के हाथ जितनी मोटी ठोस लोहे की रॉड मेरे हाथों से सीधे टूटकर 2 टुकड़े हो गई। ओल्ड मो अपनी ही ताकत के झटके से पीछे की तरफ लड़खड़ाया। उसने अपने हाथ में पकड़ी उस आधी रॉड को देखा और उसका दिमाग पल भर में मुकम्मल तौर पर खाली हो गया। 2 उंगलियों से ठोस लोहे की रॉड को तोड़ देना, ये भला 0.8 की ची ब्लड वैल्यू कैसे हो सकती थी? यहाँ तक कि युनचेंगे मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी, जिनकी ची ब्लड वैल्यू पूरे 500 पॉइंट थी, वे भी इस लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकते थे। तुम आखिर कौन हो? ओल्ड मो की आवाज आखिरकार कांपने लगी और उसकी रूह में छिपे खौफ ने उसकी सारी अकड़ को पल भर में निगल लिया। ये इन्फॉर्मेशन झूठी थी। लियू कियांग के उस कमीने की दी हुई इन्फॉर्मेशन मुकम्मल तौर पर गलत थी। सामने खड़ा ये लड़का कोई चींटी नहीं था जिसे आसानी से कुचला जा सके। ये तो इंसान की शक्ल में कोई खौफनाक दरिंदा था। भागो! ओल्ड मो के दिमाग में महज यही एक ख्याल बचा था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो एक भी धमकी भरा शब्द बोले। वो झटके से मुड़ा और दरवाजे की तरफ पागलों की तरह भागा। लेकिन मेरी ठंडी आवाज किसी मौत के फरिश्ते की तरह उसके कानों में गूंजी। जब आ ही गए हो तो जाने की जहमत मत उठाओ। अगले ही पल मैं बिस्तर से उछला और महज एक पल में ओल्ड मो की पीठ के ठीक पीछे नमूदार हुआ। उसे अपनी पीठ पर एक बर्फीला एहसास हुआ और एक पहाड़ जैसी खौफनाक ताकत उसकी पीठ के ठीक बीच में आ लगी। धड़ाम! ओल्ड मो कटी हुई पतंग की तरह उड़ता हुआ सीधे दीवार से जा टकराया। उसने अंदरूनी अंगों के टुकड़ों के साथ खून की उल्टी की और बिना कोई चीख निकाले सीधे बेहोश हो गया। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। बचे हुए वो दोनों लड़के अपनी जगह जम गए और उनके पैंट में से गर्म पेशाब बेकाबू होकर बहने लगा। बड़े भाई! सुनहरे बालों वाले लड़के के घुटने जवाब दे गए। वो धड़ाम से जमीन पर गिरा और पागलों की तरह मेरे आगे सिर पटकने लगा। हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। उस लियू कियांग नाम के जानवर ने हमें यहाँ भेजा था। उसने मो भाई को 2 लाख रुपए दिए थे और आपकी टांगे तोड़ने के लिए कहा था। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मोटा लड़का भी घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने ऊंचाई से उन्हें देखा। मेरी नजरों में न कोई रहम था और न ही कोई गुस्सा, महज एक ठंडी बेरुखी थी। अगर आज मेरे पास सिस्टम न होता तो जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ा रहे ये दोनों लोग बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी हड्डियां तोड़ चुके होते। यही कड़वी सच्चाई थी। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया और 2 साफ सुथरे वार उनकी गर्दन के पीछे जड़ दिए। सुनहरे बालों वाले लड़के और मोटे आदमी की आंखें पलट गईं और वे बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके तुरंत बाद मैं ओल्ड मो के पास गया। उसकी जेब से एक फोन और एक काला गुमनाम बैंक कार्ड निकाल लिया। मैंने ओल्ड मो की उंगली उठाकर फोन को अनलॉक किया। वॉलेट का बैलेंस पूरे 2,53,000 रुपए दिखा रहा था। मेरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैं सोच ही रहा था कि उस 10,000 रुपए के लोन का ब्याज कैसे चुकाऊंगा और यहाँ लोग खुद
खुद पैसे देने चले आए थे। लियू कियांग, ओ लियू कियांग, मैंने उस काले बैंक कार्ड को अपनी जेब में डाला। तुम्हारा ये एग्जाम से पहले का गिफ्ट मुझे मंजूर है। 3 दिन बाद होने वाले प्रैक्टिकल कॉम्बैट टेस्ट में मैं ये सब ब्याज समेत तुम्हें वापस लौटाऊंगा। मेरा मन हुआ कि सिस्टम निकालकर साधना को और रिचार्ज कर लूं। नहीं, मैंने एक गहरी सांस ली और उस पैसों को तुरंत रिचार्ज करने की चाहत को जबरदस्ती दबा दिया। मेरी ची ब्लड वैल्यू अब 1000 पॉइंट के खौफनाक लेवल पर पहुंच चुकी थी और मैं मार्शल आर्ट्स मास्टर बन चुका था। युनचेंगे जैसे छोटे शहर में एक 18 साल का मास्टर अंधेरी रात में सर्चलाइट की तरह साफ चमकेगा। जो पेड़ सबसे ऊंचा होता है, हवा सबसे पहले उसी को तोड़ती है। जब तक मुझ में खुद की हिफाजत करने का मुकम्मल दम न आ जाए, तब तक हद से ज्यादा ची ब्लड वैल्यू कोई ढाल नहीं बल्कि मौत का बुलावा बन जाएगी। इसके अलावा जब तक मेरे पास पैसे हैं, मैं कभी भी साधना खरीद सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें नहीं हरा पाया तो मैं उसी जगह अपना लेवल बढ़ा लूंगा। यही इस सिस्टम का सबसे बड़ा राज था। इसलिए पैसे अभी बचाकर रखना ही बेहतर था। मैंने अपने फोन की स्क्रीन बंद की और जमीन पर पड़े उन 3 लोगों पर अपनी नजर डाली। इनका क्या किया जाए? पुलिस को फोन करूं? मैं मन ही मन हंसा। लियू कियांग युनचेंगे का एक जाना माना रईसजादा था। अगर इन तीनों को सिटी डिफेंस ब्यूरो को सौंप भी दिया जाता तो लियू परिवार के पास मामले को दबाने के हजारों तरीके थे और मैं न केवल अपनी ताकत जाहिर कर बैठता बल्कि लियू परिवार को पूरी तरह से भड़का देता, जिससे उनके कभी न खत्म होने वाले खौफनाक इंतकाम का सामना करना पड़ता। इससे भी बड़ी बात यह थी कि 3 दिन बाद होने वाले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के सेंटर तक मैं शायद पहुंच भी नहीं पाता। इस ताकत की दुनिया में रहमदिली खुद के साथ किया गया सबसे बड़ा जुल्म होती है। जब लियू कियांग मेरी दोनों टांगे तोड़कर मेरी पूरी जिंदगी तबाह करना चाहता था तो मुझे भी दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं ओल्डमो के पास गया, बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पैर सीधे उसकी गर्दन पर रखा और हल्का सा जोर लगा दिया। चटक! एक बेहद बारीक आवाज के साथ ओल्डमो का शरीर झटके से तड़पा और उसकी सांसें मुकम्मल तौर पर थम गईं। इसके बाद सुनहरे बालों वाला लड़का और आखिर में वो मोटा आदमी। 3 चटकने की साफ आवाजें, काम बिल्कुल मुकम्मल। मेरे चेहरे के हाव भाव शुरू से लेकर आखिर तक जरा भी नहीं बदले। मैंने बिस्तर के नीचे से 3 बड़े बोरे निकाले और तीनों लाशों को अलग अलग बोरों में ठूंस दिया। मैंने एक हाथ से तीनों बोरों को उठाया, खिड़की खोली और रात के अंधेरे में किसी बिल्ली की तरह बिना कोई आवाज किए बाहर कूद गया। जमीन पर उतरते ही मेरे पैरों ने जोरदार ताकत लगाई। धड़ाम! जमीन पर 2 गड्ढे बन गए और मेरा शरीर तोप से निकले गोले की तरह हवा में एक धुंधली परछाई छोड़ता हुआ पल भर में रात के सन्नाटे में गायब हो गया। 10 मिनट बाद मैं युनचेंगे शहर के पश्चिमी छोर पर बने एक पुराने कचरा डंपिंग यार्ड में पहुंचा। ये इलाका पुलिस और प्रशासन की पहुंच से बाहर था और सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ बहुत सारे म्यूटेंट आवारा कुत्ते मौजूद थे। मैं कचरे के टीले के ऊपर खड़ा हुआ, ओल्ड मो की कमर से चाकू निकाला और तीनों लाशों पर हड्डियों तक गहरे कई घाव बना दिए। खून की खौफनाक बदबू पल भर में रात की हवा में फैल गई। हू! दूर से रोंगटे खड़े कर देने वाली भयानक चीखें सुनाई देने लगी। अंधेरे में हरी हरी खौफनाक आंखों के जोड़े एक एक करके चमकने लगे। मैंने तीनों बोरों को सबसे गहरे कचरे के गड्ढे में फेंक दिया, फिर एक पुराने सीमेंट के खंभे पर उछलकर चढ़ा और ऊंचाई से नीचे देखने लगा। आधे मिनट के अंदर दर्जनों खौफनाक म्यूटेंट आवारा कुत्ते पागलों की तरह उस गड्ढे पर टूट पड़े। चीरने, चबाने और हड्डियां टूटने की आवाजें उस वीरान इलाके में एक बेरहम संगीत की तरह गूंजने लगी। मैं खामोशी से खड़ा देखता रहा, पूरे कई घंटों तक लगातार नजर बनाए रखी, जब तक कि उन तीनों लाशों का एक छोटा सा टुकड़ा भी बाकी नहीं बचा। अब तो सिटी डिफेंस ब्यूरो की सबसे एडवांस डीएनए जांच भी कुत्ते के स्मल से कोई सबूत नहीं निकाल सकती थी। मैं खंबे से नीचे कूदा, खून से सना वो चाकू और तीनों बोरे दूर बने एक जहरीले केमिकल वेस्ट के गहरे गड्ढे में फेंक दिए। गुड़गुड़! कुछ बुलबुलों के उठने के साथ ही सारे सबूत मुकम्मल तौर पर मिट चुके थे। ये सब खत्म होते होते आसमान में सुबह की हल्की सफेदी छाने लगी थी। सुबह हो चुकी थी। मैं उसी रास्ते से अपने किराए के कमरे में लौटा। गुड़गुड़! मेरे पेट ने अचानक भूख की वजह से एक जोरदार हुंकार भरी। मार्शल आर्ट्स मास्टर के फौलादी शरीर को एनर्जी की भयानक जरूरत होती थी। पूरी रात भाग दौड़ करने के बाद मुझे लग रहा था कि मैं एक पूरा बैल खा सकता हूँ, इसलिए मैंने नहाया, साफ कपड़े पहने और सीधे बाहर निकल गया। मालिक, 20 प्लेट मोमोज, 10 रोल और 5 बाउल सूप ले आओ। 15 मिनट बाद मैं अपने पेट पर हाथ फेरता हुआ उठ खड़ा हुआ। अब असली काम पर ध्यान देने का वक्त था। मेरे हाथ में 2,50,000 रुपए से ज्यादा नकद पड़े थे। इन्हें बैंक में रखकर महज ब्याज तो नहीं खाना था। पैसे को ताकत में बदलना ही असली दौलत होती है। चीप ब्लड वैल्यू को अभी छेड़ना सही नहीं था, इसलिए मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को अपग्रेड करना ही एकमात्र रास्ता था। लेकिन मेरी 5 एलिमेंट्स फिस्ट महज एक आम टेक्निक थी जिसकी लिमिट बहुत कम थी। मुझे एक हाई लेवल टेक्निक की जरूरत थी। आधे घंटे बाद मैं युनचेंगे शहर के सेंटर में बनी फौलादी किले जैसी बिल्डिंग के सामने खड़ा था। युनचेंगे मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी। कार्ड स्वाइप किया, सिक्योरिटी चेक कराया और सीधे दूसरी मंजिल पर बने मार्शल आर्ट्स सेलिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। बिल्कुल स्कूल में सिखाई जाने वाली बेसिक टेक्निक्स के अलावा हर एक प्रैक्टिकल कॉम्बैट टेक्निक की कीमत तय होती थी। मैं एक ऑटोमेटिक सर्च मशीन के सामने गया, टेक्निक का लेवल टाइप किया और स्क्रीन पर तुरंत 4 श्रेणियां आ गईं, हेवन, अर्थ, ब्लैक और येलो। मेरी 5 एलिमेंट्स फिस्ट तो महज येलो लेवल लो ग्रेड निकली। मैं मुंह बनाकर कीमत देखने लगा। येलो लेवल लो ग्रेड 1000, मिड ग्रेड 5000, हाई ग्रेड 20,000
50,000 और टॉप ग्रेड पूरे 1 लाख की थी। मेरी पलकें तेजी से फड़कने लगी, लेकिन जब मैंने ब्लैक लेवल टेक्निक्स की लिस्ट खोली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ब्लैक लेवल लो ग्रेड टेक्निक की शुरुआत ही 5 लाख से हो रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली। महज ब्लैक लेवल लो ग्रेड ही 5 लाख की थी। और रही बात अर्थ और हेवन लेवल की, तो वहां साफ लिखा था अनुमति नहीं है। ये तो सीधे पैसों का निवाला निगलने वाला अजगर था। मैं सोच रहा था कि जेब में 2,40,000 रुपए रखकर मैं अमीर बन गया हूँ, लेकिन यहाँ तो ये रकम ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं थी। 2 येलो लेवल टॉप ग्रेड टेक्निक्स खरीदता तो यूनिवर्सिटी पहुंचते ही वे बेकार हो जाती, जो मुकम्मल तौर पर बेवकूफी होती। इसलिए इस पैसे को प्रैक्टिकल कॉम्बैट टेस्ट के लिए बचाकर रखना ही सबसे समझदारी थी। फैसला पक्का करके मैं सर्च स्क्रीन से बाहर निकला और मुड़कर जाने लगा, लेकिन जैसे ही मैं मेन हॉल के एग्जिट की तरफ पहुंचा, मेरी नजर अचानक एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर पड़ी। अयुनचेंगे मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी की 120 सालगिरह का स्पेशल ऑफर, ब्लैक लेवल टेक्निक बिल्कुल मुफ्त सीखें। मेरे कदम वहीं थम गए। ब्लैक लेवल टेक्निक, वो भी मुफ्त सीखने का मौका। पैसों के दम पर चलने वाली इस दुनिया में क्या गवर्नमेंट इतनी दरियादिल हो सकती थी कि 5 लाख से शुरू होने वाली ब्लैक लेवल टेक्निक मुफ्त में बांटने लगे? दाल में कुछ तो काला था, लेकिन वो आखिरकार एक ब्लैक लेवल टेक्निक थी। मेरी आंखों में उत्सुकता चमकी और मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ गया। डिस्प्ले के सामने बने 1 दर्जन वर्चुअल कैबिनों में से एक कैबिन खाली हुआ। उसमें से पिछला इंसान पसीने से तरबतर बाहर निकला। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वो बड़बड़ा रहा था, कैसी बेकार चीज है, नसों का रूट किसी भूल भुलैया जैसा है, साधना हो ही नहीं सकती। मैंने उसकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ा और मशीन पर लिखी टेक्निक की डिटेल पढ़ी। सांस छुपाने की कला एरेंशिक के ब्लैक लेवल मिड ग्रेड सपोर्ट टेक्निक। काम, अपने चीप ब्लड की हर एक हलचल को मुकम्मल तौर पर छुपाना और खुद से कम लेवल का नाटक करना। जब तक कोई 3 बड़े लेवल ऊपर का मास्टर न हो, तब तक इसे पहचान पाना नामुमकिन था। मेरा दिल धक से रह गया। ये तो सीधे मेरे लिए ही बनी जादुई टेक्निक थी। अब मेरी चीप ब्लड वैल्यू चाहे कितनी भी आसमान क्यों न छू ले, मुझे पकड़े जाने का कोई डर नहीं रहता। मैंने बिना किसी संकोच के वर्चुअल कैबिन में कदम रखा और हेलमेट पहन लिया। पहचान पक्की हो चुकी है। ब्लैक लेवल मिड ग्रेड सांस छुपाने की कला का ट्रायल वर्जन लोड हो रहा है। एक गूंज के साथ एक गहरी और जटिल टेक्निक का रूट सीधे मेरे दिमाग में छप गया। मैंने तुरंत अपने शरीर के अंदर मौजूद समंदर जैसी मास्टर चीप ब्लड एनर्जी को जगाया और उस रूट के मुताबिक जबरदस्ती चलाना शुरू किया। दर्द, एक बेहद खौफनाक दर्द। ब्लैक लेवल टेक्निक का रूट 5 एलिमेंट्स फिस्ट से 100 गुना ज्यादा पेचीदा था, लेकिन जैसे ही एनर्जी बहने लगी, मेरे शरीर का वो खौफनाक दबाव तेजी से घटने लगा। 1000 पॉइंट, 800 पॉइंट, 500 पॉइंट। ये सचमुच काम कर रहा था। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और टेक्निक के पहले लेवल की आखिरी रुकावट पर हमला बोल दिया। अगर इसे पार कर लिया तो चीप ब्लड का ताला मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता और रूप बदलना पूरा हो जाता। तोड़ दो। चीप ब्लड एनर्जी एक तेज धार चाकू की तरह उस रुकावट पर जोर से जा लगी। लेकिन ठीक उसी पल जब कामयाबी बिल्कुल करीब थी, एक चुभने वाली रोबोटिक आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। ट्रायल की लिमिट खत्म हो चुकी है। आगे की पूरी टेक्निक के लिए 8 लाख रुपए का भुगतान करें। धड़ाम। तेजी से दौड़ रही चीप ब्लड एनर्जी पल भर में बेकाबू हो गई और उल्टी दिशा में मुझ पर ही हमला करने लगी। मेरे मुंह से एक दबी हुई करहा निकली। सीने पर लगा मानो किसी ने लोहे का भारी हथौड़ा दे मारा हो। मुंह से खून बाहर आने ही वाला था। मैंने झटके से हेलमेट उतारा, तेजी से सांसें लेने लगा और मेरी आंखों में गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। ये तो एक जाल था, बेहद घटिया। ये मुकम्मल तौर पर एक चालाक मार्केटिंग का फ्रॉड था, जो जानबूझकर टेक्निक के पूरा होने के ठीक आखिरी पल पर इसे रोक देता था। यह एहसास बिल्कुल वैसा था मानो 3 दिन से रुकी हुई पेशाब आधी निकलते ही किसी ने जबरदस्ती रोक ली हो। मैंने कुछ गहरी सांसें ली और बेकाबू हो रही चीप ब्लड एनर्जी को जबरदस्ती शांत किया। शांत हो जाओ। 8 लाख देकर पूरी किताब खरीदने की औकात नहीं है, लेकिन मैंने अभी अभी इसके सबसे खास शुरुआती रूट को अपने दिमाग में मुकम्मल तौर पर याद कर लिया था। मुझे वो किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे पास एक कहीं ज्यादा जबरदस्त और सीधा रास्ता था। सिस्टम। मेरी आवाज मेरे दिमाग में कभी न डिगने वाले पक्के इरादे के साथ गूंजी। रिचार्ज करो। और फिर इसी के साथ हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मैं इस वीडियो को लाइक एम रखता हूँ। 1000 लाइक, 100 कमेंट। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।